बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बहुत सारी नॉलेज ले ली। जल्दी से पहले मुझे बताओ साउंड वगैरह सब ठीक है? चैप्टर का नाम है स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स एंड इलास्टिक कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है, अब डेफिनेशंस वगैरह समझते हैं। तो डिफाइन करिए स्ट्रेस को। स्ट्रेस किसे कहते हैं? तो चैप्टर का नाम है हमारा, एक कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। पहला चैप्टर हमने पढ़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दूसरा चैप्टर पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, तीसरा है चैप्टर 3 स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। डिफाइन करिए स्ट्रेस को। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ it is defined as the magnitude of internal resistance force defined as the internal resistance force offered or developed at any point, offered or developed at any point under given loading, under given loading, under given loading। ठीक है, जैसे थोड़ा और समझते हैं इसको कि अगर एक बॉडी है उसमें हमने फोर्स लगाया था P का, तो इसको हमने कट करके देखा था कल। तो ये जो इंटरनली इंड्यूस होते हैं, इन्हीं इंटरनली इंड्यूस फोर्सेस को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, जो कि इस P के लोड की वजह से आया था, जो कि इस P के लोड की वजह से आया था। ठीक है, अब क्योंकि लोड CG से लगा था तो हर जगह फोर्स बराबर आया था, और लोड अगर CG से नहीं लगता है तो ये फोर्स हर जगह बराबर नहीं आती। जैसे बेंडिंग में नहीं आते थे, याद करो, ऊपर मैक्सिमम, नीचे मैक्सिमम, बीच में जीरो। एक्सियल लोड में हर जगह ये बराबर आते थे, ट्विस्टिंग में बराबर नहीं आते, बेंडिंग में बराबर नहीं आते, एक्सियल में बराबर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम जनरलाइज बात करें तो एक पॉइंट बोल सकते हैं कि नोट करके लिख दो कि स्ट्रेस इज अ पॉइंट फिनोमिनन। स्ट्रेस इज अ पॉइंट फिनोमिनन स्ट्रेस एक पॉइंट का फिनोमेना है एंड फोर्स में
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड may not uniformly distributed at different points। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है मैंने, मतलब फोर्स हर जगह बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस बार है क्योंकि लोड कैसा है, एक्सियल लोड है, सीजी से पास करता हुआ, बेंडिंग में नहीं होता था, ट्विस्टिंग में नहीं होता था, यहां है। जैसे इस स्टेटमेंट का मैं मतलब बताता हूं अभी थोड़ी देर में, पहले आप यहां तक नोट कर लो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है देखिए, अगर एक बॉडी है या एक क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसा मैंने बनाया है क्रॉस सेक्शन, कैसा भी हो सकता है, एक क्रॉस सेक्शन है और उसमें मान लीजिए अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, कहीं कम ज्यादा, कहीं किसी भी डायरेक्शन में। तो कहीं बड़ा कहीं छोटा, कुछ भी फोर्सेस कहीं लग रहे हैं। तो स्ट्रेस हर जगह हर एक पॉइंट पे डिसाइड होती, मतलब स्ट्रेस एक पॉइंट फिनोमिना है। मतलब किस पॉइंट की स्ट्रेस चाहिए, जैसे मुझे ए पॉइंट की स्ट्रेस चाहिए, मान लो ए पॉइंट ही है, तो अगर मुझे ए पॉइंट की स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेस एट ए हो जाएगा। क्या लेना है आपको, अगर ए पॉइंट की स्ट्रेस चाहिए तो फिर ए पॉइंट को ही देखो। अगर ए पॉइंट की स्ट्रेस चाहिए तो ए पॉइंट को ही देखो, और क्या देखो वहां पे लगने वाला फोर्स, वहां पे लगने वाला फोर्स कोई डेल्टा एफ होगा, डेल्टा एफ बहुत छोटा होगा, और उसी जगह का एरिया डेल्टा ए, बहुत माइनर सा एरिया, क्योंकि पॉइंट का एरिया ना के बराबर होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिमिट की बात करें तो यहाँ लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू 0। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। तो स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन ये है, स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी भी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स और उस पॉइंट का एरिया डिवाइड करना है, और पॉइंट का एरिया टेंडिंग टू 0, क्योंकि पॉइंट है उसका एरिया तो टेंड करता है 0 की ओर। जैसे मुझे बी की स्ट्रेस निकालनी होती तो मैं बी का एरिया लेता, बी का फोर्स लेता, मतलब जिस जगह की स्ट्रेस निकालनी उस जगह का एरिया, उस जगह का फोर्स। नोट करो, इसको बनाओ जल्दी से। तो तभी तो बेंडिंग में स्ट्रेस अलग अलग जगह अलग अलग आई थी ना, कि अलग अलग जगह के फोर्सेस अलग अलग होंगे। फिर देखो
देखो यहाँ पे डेल्टा एफ मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है वो स्ट्रेस को इफेक्ट करेगा। तो डेल्टा एफ की वजह से या फोर्स की वजह से एक डायरेक्शन मिलती है, गिव वन डायरेक्शन, और किस एंगल का एरिया निकालना है तो उस एंगल का एरिया भी अलग होगा। समझाता हूं एक बार कैसे मैं कह रहा हूं। यहां से एक और डायरेक्शन मिलती है, वन मोर डायरेक्शन, मतलब स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन टू डायरेक्शन। हो सकता है अभी समझ में ना आया हो लेकिन अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन टू डायरेक्शन, स्ट्रेस दो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे मैं समझा देता हूं। फोर्स का डायरेक्शन बदलोगे स्ट्रेस बदलेगी। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं देखो यहां बताता हूं। जैसे बताओ क्या है ये दो डायरेक्शन का, बताओ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे स्ट्रेस निकाल लोगे पी डिवाइड बाई एरिया। लेकिन अगर मैं कहूं फोर्स को एक दूसरी डायरेक्शन में लगाओ, एंगल बदल दो, ऐसे कंप्रेशन कर दो, क्या फोर्स की डायरेक्शन से स्ट्रेस की डायरेक्शन बदलेगी? यस, कंप्रेसिव हो जाएगी। अब मतलब फोर्स की डायरेक्शन से तो फर्क पड़ रहा है स्ट्रेस को। फिर दूसरी बात समझो, एरिया की डायरेक्शन क्या है सर, एरिया से क्या फर्क पड़ रहा है? देखो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा हमने इस एरिया पे निकाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्ट्रेसेस निकाली, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्ट्रेसेस निकाल रहे थे। अब कोई कहे नहीं नहीं सर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ना निकालो, एक एंगल में एरिया ले लो, थीटा एंगल घुमा दो, इस पे स्ट्रेस निकालो। तो सोचो अब लोड पी थोड़ा ना होगा, पी का एक कंपोनेंट होगा यहां पे। जो भी प्लेन क्रॉस सेक्शनल प्लेन से अलग होता है, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शनल प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। जो प्लेन क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी एंगल पे लाई करे वो कहलाता है ऑब्लिक प्लेन। अब आप थीटा घुमाते जाओ अलग अलग ऑब्लिक प्लेन मिलेंगे, उनकी स्ट्रेसेस भी अलग होंगी। पर ऑब्जेक्टिव आता है, इतनी गहराई से नहीं पढ़ना है, मैंने तो बता दिया पूरी डिटेल की बात। क्या मैं यही कहना चाहता हूं, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है डिपेंड करेगा, कौन से एरिया पे स्ट्रेस निकालनी है डिपेंड करेगा। मतलब स्ट्रेस डिपेंड करती है दो डायरेक्शन पे। अब सुनो, वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हो ना बचपन से, एक होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी जीरो डायरेक्शन पे डिपेंड करती, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती। वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हो ना आप, वेक्टर क्वांटिटी एक डायरेक्शन पे डिपेंड करती और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती। अब जो भी क्वांटिटी एक से ज्यादा डायरेक्शन पे डिपेंड करती उन्हें कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। मोर देन वन डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही। इसका मतलब मैं साफ साफ स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक नोट करो और कुछ डाउट हो तो पूछो। अब थ्योरी थ्योरी और अब बहुत आसान है, बहुत आसान लगेगा फॉर्म आपको। यहां से बड़ी कठिन कठिन चीजें पढ़ाए आप, 3D वीडी पढ़ाए आप।
ये सब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अरे संदीप मूर्ख, बिल्कुल महामूर्ख हो यार, गधे हो एकदम। क्या मैंने बोला? मोर देन वन डायरेक्शन कैसे आई? जैसे मैंने कहा इस एरिया पे निकालना है स्ट्रेस, निकालते आ रहा हूं कल से, परसों से। अब मैं अगर एरिया का एंगल बदलूं तो स्ट्रेस के आंसर बदलेंगे ना। इस पे कुछ और स्ट्रेस होगी, और एंगल घुमा दोगे उस एरिया पे कुछ और स्ट्रेस होगी। तो एरिया की डायरेक्शन बदलने से स्ट्रेस की डायरेक्शन बदलती है। तो एक डायरेक्शन यहां से मिलेगी, और फोर्स कैसा लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, एंगल में लगा रहे हो, एक डायरेक्शन वहां से आंसर चेंज होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन पे भी स्ट्रेस डिपेंड करती है, एरिया की भी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इसलिए स्ट्रेस कितनी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है? 2 पे। 3 बार बोला, सुनना ही नहीं है। हो सकता है कि अभी आए हो ब्रेक के बाद, बस लिख दिया मुंह उठा के। स्ट्रेस की डायरेक्शन 2 नहीं होती है, समझो क्या लिखा है, पढ़ो। मैंने कब कहा कि स्ट्रेस की 2 डायरेक्शन होती है? क्या लिखा है? स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन 2 डायरेक्शन। और कौन सी 2 डायरेक्शन? 1 बाई फोर्स डायरेक्शन। स्ट्रेस की 2 डायरेक्शन थोड़ा ना मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा ना इसका मतलब है कि स्ट्रेस की 2 डायरेक्शन होती है। मैंने क्या कहा? स्ट्रेस 2 डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। 1 डायरेक्शन इज गिवन बाई फोर्स और 1 बाई एरिया। अब समझ में आया होगा। स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, बस कंफ्यूज हो जाना है, जो कि पहले से भी हो। बारीकी से सुना करो एक एक बात को। मैं केवल फॉर्मूले नहीं देता हूं, बहुत गहराई से बताता हूं चीजों को। हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे आप तब बहुत मजा आएगा। मैं सीधे भी तो लिख सकता था स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, बात खत्म हो जाती। लेकिन बताया मैंने, तो उसको सुना करो अच्छे से। अगर इतनी गहराई से पढ़ना चाहते हो तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। सुनना है नहीं, डेप्थ में पढ़ा दो। अब डेप्थ में पढ़ने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं?
डन। अब अच्छे से सुनना, यही तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, बस जो मैं बताता हूं उस पे ध्यान नहीं देते हो तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे बताओ, मैं कहूं क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया पे स्ट्रेस बताओ, निकाल ही देते हैं इस एरिया पे। और अब मैं आगे कहूंगा कि मुझे सर इस एंगल वाले एरिया की भी स्ट्रेस बताओ, मतलब आज हम ऑब्लिक प्लेन की भी स्ट्रेस बताने वाले, मतलब मैं दोनों पे स्ट्रेस बताता हूं। इसी चैप्टर को है ना प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर कहते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन वाले एरिया पे नहीं, किसी भी एंगल वाले एरिया पे स्ट्रेस निकालते हैं। मैं निकाल के दिखाता हूं। जैसे सुनो, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल वाले एरिया की बात करूं, अगर मैं क्रॉस सेक्शन वाले एरिया की बात करूं तो वो तो हमें पता ही है, P अपॉन बी डी। इस पे लोड लग रहा है तो स्ट्रेस सिग्मा मान लेते हैं एट क्रॉस सेक्शनल प्लेन। और कोई ना बताए तो हमेशा क्रॉस सेक्शनल प्लेन का ही आंसर किया जाता है, तो आंसर हो गया P अपॉन बी डी। P अपॉन बी डी, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इस P के लोड से ये बाहर की ओर खींचेगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, ये सिग्मा। अगर मैं कहूँ शियर स्ट्रेस कितनी आएगी तो तुम कहोगे इस लोड का कोई भी कंपोनेंट एरिया के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ की शियर स्ट्रेस कितनी होगी, 0। शियर स्ट्रेस आएगी नहीं, एक्सियल लोड है, प्योर एक्सियल लोड है, सिग्मा आएगा P अपॉन बी डी और शियर स्ट्रेस आएगी 0। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं कहूंगा इस येलो वाले एरिया की निकालो स्ट्रेस। तो पहले तो येलो वाला एरिया देखो कितना है, येलो वाला एरिया जो है ये साइड तो B है, लेकिन ये अब D नहीं है, D से ज्यादा है क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये होगा D अपॉन कॉस थीटा। अरे इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी यार, ये बड़ा है ये छोटा है, D अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये वाला एरिया जो है अब BD थोड़ा ना है, BD से ज्यादा है। और जो P का लोड लगा है ये P, इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट होगा इसके पैरेलल। वही बना देता हूं, P का जो इफेक्ट आएगा इसमें, वो P इधर लग रहा है, मैं डायग्राम खराब नहीं करना चाहता हूं, ये लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके पैरेलल भी आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर भी आएगा। जो इसके पैरेलल आएगा वो शियर भी कराएगा और जो परपेंडिकुलर आएगा वो नॉर्मल देगा। तो भाई यहां देखो P के दो कंपोनेंट होंगे, अगर मैं इसको थीटा एंगल घुमा दे रहा हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये P वाला एंगल भी ये वाला थीटा होगा, थीटा ही से तो घुमाए हो, तो ये वाला कंपोनेंट होगा P cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा P sin थीटा। तो अगर मैं फाइनली बात करूं तो P के दो इफेक्ट आएंगे, एक जो इसी में काम करेगा P sin थीटा, एक ये P cos थीटा। और जो cos थीटा है वो नॉर्मल देगा, क्योंकि जो एरिया के परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल देता है, जो एरिया के पैरेलल है वो शियर देता है। तो इसमें दो स्ट्रेसेस आएंगी, एक तो ये नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, अब इसे मैं सिग्मा n नाम दे देता हूँ, उसे सिग्मा नाम दिया था, और एक शियर आएगी, इसे मैं टाउ नाम दे देता हूँ। तो अगर मैं कहूँ सिग्मा n कितनी आएगी, आंसर होगा P cos थीटा डिवाइडेड बाई BD बाई cos थीटा।
और शियर कितनी आएगी, टाउ डैश नाम दे देते हैं, ये आ जाएगी P साइन थीटा लोड डिवाइड बाई एरिया बी डी बाई कॉस थीटा। तो अगर थोड़ा सा और बात करें तो सिग्मा एन ये P अपॉन बी डी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और P अपॉन बी डी तो सिग्मा है, तो कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। टाउ डैश कितना हो जाएगा, P अपॉन बी डी सिग्मा है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा कहते हैं, तो इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। मतलब आप एरिया का प्लेन बदलोगे, एरिया की डायरेक्शन बदलोगे, स्ट्रेसेस बदलती जाएंगी, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ा ना, एरिया की अलग अलग एरिया की स्ट्रेस अलग अलग होगी। सोचो क्रॉस सेक्शनल प्लेन में केवल नॉर्मल स्ट्रेस होगी, लेकिन एंगल वाले प्लेन्स में शियर स्ट्रेस भी होगी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। मैंने तो प्रूव करके बताया, मैं फॉर्मूले नहीं देता, सीधे प्रूव करके बताऊंगा, भले ही आप जेई पढ़ रहे हो, डिप्लोमा पढ़ रहे हो। हाँ, तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद कर लो, ज्यादा बढ़िया है, याद कर लो। किसी भी एंगल पे काम करने वाली नॉर्मल स्ट्रेस, किसी भी एंगल पे काम करने वाली शियर स्ट्रेस, ये अलग अलग एंगल पे जो प्लेन लाई करते हैं उन्हें कहते हैं ओब्लिक प्लेन। ये ओब्लिक प्लेन की स्ट्रेस निकाल के दिखा दी मैंने तुम्हें। अगर तुम्हारे क्रॉस सेक्शनल प्लेन की स्ट्रेस सिग्मा है और शियर स्ट्रेस नहीं है, तो अदर प्लेन्स की स्ट्रेस आप बाई फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस चैप्टर कहते हैं। आधा चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया, प्रिंसिपल से आपके सिलेबस में नहीं है, नोट करो जल्दी से इसे। टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मोर देन वन डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मोर देन वन डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। यहां लिखा तो है ऊपर देखो, टेंसर क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन मोर देन वन डायरेक्शन, सब लिखा है। तो ये दोनों जो स्ट्रेसेस निकली हैं, ये वाली और ये वाली, ऐसे बना देते हैं, ये निकली हैं स्ट्रेसेस एट ऑब्लिक प्लेन। मतलब किसी भी एंगल वाले प्लेन की स्ट्रेस निकाल दी। यार विशाल, टिग्नोमेट्री नहीं आती तो काहे तैयारी कर रहे हो यार? ये दूरी और ये दूरी कैसे बताओगे? बताओ, अगर ये d है और ये एंगल थीटा है, cos थीटा बराबर क्या होता है? तो मान लो x निकालना है, cos थीटा बराबर होता है d बाई एक्स, x बराबर क्या होगा? d बाई cos थीटा। ये सब चीजें नहीं आती हैं तो मेहनत करो बेटा बहुत, मतलब आप पता नहीं कैसे पास हुए कि सर ये d बाई cos थीटा नहीं समझ में आया। अरे बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, देखो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगा है इसमें।
आया ये समझ में? डन। अब यहीं पे एक नया टर्म मैं लेके आता हूं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि 45 डिग्री ऑब्लिक प्लेन स्ट्रेसेस, 45 डिग्री की सिग्मा एन निकालते हैं। तो यहाँ 45 भर दो, 45 भरोगे cos 45 1/√2 का स्क्वायर, आंसर आएगा σ/2। और टाउ डैश 45 निकालते हैं, तो यहाँ भी 45 भर दो, sin 90 1, ये भी σ/2। तो ध्यान रखना, हेंस at 45 degree, hence at 45 degree plane both normal and tangential stress, टेंडेंशियल का मतलब शियर होता है, कल बताया था, कंपोनेंट आर इक्वल। 45 डिग्री के प्लेन पे दोनों इक्वल होते हैं, देख लो। पैंतालीस डिग्री के प्लेन पे दोनों इक्वल होते हैं। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है आपके ऑब्जेक्टिव में, इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स। नोटेड, गुड। फिर एक और बात लिख लो, एक टर्म आएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस।
रिजल्टेंट स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन।